हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लासेस चल रही है साइंस की, और आप लोगों के बहुत सारे जो है कमेंट्स आ रहे थे कि आप बाइलिंगुअल रखिए, मतलब इंग्लिश हिंदी, साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये एनसीईआरटी का है। सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी के जो ये आपका कंबशन एंड फ्लेम जो चैप्टर है, ज्वलन एंड दहन, इसका पूरा जो है मैंने एक तरीके से कहा जाता है कि पूरा सार ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसके अलावा आपसे एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें मैंने हर एक क्वेश्चंस का जो है एनसीईआरटी से डायरेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन नोट किया हुआ है यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर में इस प्रश्न का ये आंसर क्यों है और आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना हो, आपका समय बचे। ठीक है। और हाँ, मुझे पता है कि पीडीएफ वगैरह जो है मैं नहीं भेज पाई, थोड़ी टेक्निकल इशू की वजह से। तो अब आज से ही आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ वगैरह जो पहले हो चुकी हैं वो भी मिलेगा, और ये भी। तो आपको नोट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाएंगे तो हर एक क्लास की पीडीएफ क्वेश्चन आंसर के साथ आपको मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के जो है हम स्टार्ट करते हैं। और आप सभी का दिल से शुक्रिया जो आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, हर एक वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आएगी तो ही आप इस क्लास को लाइक करना, अदरवाइज कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें क्या गलतियां हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले कंबक्शन एंड फ्लेम, ये जो है ज्वलन एंड दहन, इसमें पहला ही प्रश्न है। उसके पहले हमें पढ़ना होगा कि आखिर में ये दाह्य पदार्थ क्या होते हैं, क्योंकि ये इससे बहुत क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा देता है। आपको पता है कि बिना ऑक्सीजन के तो आग भी नहीं जलेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है, मतलब जो जलता है उसको हम कहते हैं दाह्य। अभी आपको समझ में आएगा इंग्लिश में दाह्य किसे कहते हैं। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ठीक है, अभिक्रिया में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला क्या है, एक दाह्य पदार्थ है। तो मैग्नीशियम और भी है, बट यहां पर मैं आपको 2 पॉइंट बता दी हूं कि मैग्नीशियम हो गया, कास्ट कोयला हो गया, ये आपका दाह्य पदार्थ है। तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि जो भी रासायनिक प्रक्रम होता है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा देता है, हम उसको कहते हैं दहन, और जिस पदार्थ का दहन होता है वो कहलाता है दाह्य। ये समझ में आ गया। अब इस प्रश्न को देखो, तो देखिए अभी इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहां पर आप देख सकते हो कि पदार्थ जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा देता है हम उसको दाह्य कहते हैं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया। तो इसमें से कौन सा जो है एक दाह्य पदार्थ है, जिसमें अभी आपको मैंने बताया था ना कि मैग्नीशियम हो गया, कास्ट कोयला हो गया, और भी बहुत सारे हैं। अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो भूसा भी एक दाह्य पदार्थ है। इन सभी से क्या होता है, ये उष्मा, जैसे इस ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करेगा उष्मा देगा, मतलब जलेगा। ऑब्वियस ही बात है, भूसा हो गया, गत्ता हो गया, कागज हो गया, आपका कागज भी आपका दाह्य पदार्थ है, मोमबत्ती हो गई, लकड़ी हो गई। और जो अदाह्य होता है, जिसको जैसे कि चौक हो गया, पत्थर हो गया, लोहे की छड़, ये जलेगी नहीं ना, तांबे का, इसमें से आपको उष्मा थोड़ी ना मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर इंग्लिश में भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अ सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिविंग हीट इज कॉल्ड अ कंबस्टिबल सब्सटेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो इसमें से आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है कंबस्टिबल जो है सब्सटेंस है, आपको दाह्य बताना है। ठीक है, जो कि जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे उष्मा दे। तो आप ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बताओ कौन सा जो है आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस, मतलब जिसे दाह्य पदार्थ कहते हैं, वो होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको दे ही दिया है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। लकड़ी, आप मुझे बताओ, लोहे की कील, कांच, पत्थर का टुकड़ा, ये दाह्य पदार्थ नहीं है, ये जो है अदाह्य पदार्थ है। ये जलने पे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ना ये आपको उष्मा नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा वुड, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा ये उष्मा देगा, इसीलिए हम इसको कहेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस, दाह्य पदार्थ। बाकी के ये जो तीनों बच गए आपके, ये हो गए अदाह्य पदार्थ, ये उष्मा नहीं देंगे। समझ में आ गया। क्वेश्चन आंसर इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से किसका उष्मीय मान जो है ना सबसे अधिक होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू। देखो यहाँ पर हाईएस्ट की बात कर रहा है, मतलब ये चारों हैं, उष्मीय मान सब देते हैं, बट इन चारों में से कोई एक है जो कि सबसे ज्यादा उष्मीय मान देता है, सबसे अधिक होता है इसका, तो वो होगा आपका एलपीजी। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ और भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा एलपीजी। ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे आप, यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबाले, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे। मतलब कि आपसे कहा जाए, गोबर के उपले आपने देखे होंगे,
क्या बोलते हैं, बाटी वगैरह जो है उस पर बनती है, गांव वगैरह में यूज़ भी होता है, खाना भी बनता है। और कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी को आपको उबालना है। तो आप इन सब में से कौन सा जो है ईंधन चुनेंगे, इसका कारण बताओ। आप अपने माता पिता की भी मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में उष्मा उत्पन्न करेंगे? मतलब कि क्या ये, चाहे गोबर का उपला हो गया, कोयला, एलपीजी, क्या ये इक्वल जो है उष्मा जो है वो प्रोड्यूस करेंगे? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त उष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका उष्मीमान कहलाती है। यह प्रश्न पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट किया है कि उष्मीमान किसे कहते हैं। यहां से याद रखिएगा, किसी भी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से जो प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा होती है वो उसका उष्मीमान कहलाती है। ईंधन के उष्मीमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। और यह प्रश्न पूछा हुआ है अभी, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट किया गया है कि ईंधन के उष्मीमान का मात्रक आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक। ईंधन का उष्मीमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो प्लीज याद रखना, इसलिए मैं बार बार आपको बता रही हूं क्योंकि ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आपको पता ही चल गया कि हाईएस्ट जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो किसकी है, तो वो है आपकी एलपीजी। ठीक है, चलिए इसमें किसका मिश्रण होता है आप जरूर बताना, बता देती हूं मैं ही। बीपी से याद रख लो, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ये भी प्रश्न पूछता है कि एलपीजी में किसका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा दाह्य पदार्थ नहीं है? अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जो भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उष्मा उत्पन्न करेगा वो आपका दाह्य पदार्थ होगा, और जो नहीं उत्पन्न करेगा वो दाह्य पदार्थ नहीं होगा। आसान है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस? तो चलो देखते हैं। कपूर है, भूसा है, कांच है, अल्कोहल है। आप मुझे बताओ, आप कपूर वगैरह को जलाते हो, उष्मा निकलती है, भूसा में से भी निकलती है, कांच और अल्कोहल में से निकलती है या नहीं, ये बता दो। ऑब्वियस ही बात है, निकलती है। आप जो है किसी चीज पे अल्कोहल ऐसे गिराएं, उसमें आग लगाएं, निकलेगा। बट कांच में से उष्मा नहीं निकलती है। ठीक है ना, तो भले से इसको ये गर्म हो जाता है ना, बट उष्मा फ्लेम नहीं निकलता है। यही प्रश्न पूछा है, तो 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द सब्सटेंस दैट डज नॉट बर्न विथ फ्लेम इज? पदार्थ जो ज्वाला के साथ नहीं जलता है। एक चीज यहां पर बता दूं, ये जो भी क्लासेस हो रही हैं ये आपका बीपीएससी टीआरई 3 एंड 4 और साथ में जिसका सीटेट में मैथ और साइंस है उन सभी के लिए यूजफुल होगा, क्योंकि अब दोबारा से एनसीईआरटी मैथ साइंस के लिए अलग से कराने की जरूरत नहीं है। तो ये आप देख लीजिएगा प्लीज, जिसका भी पेपर 2 में मैथ साइंस है तो ये वाली साइंस ही आपको पूछी जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। साथ में बीपीएससी टीआरई 3 में अगर आप 1 to 5 के लिए जा रहे हैं, 6 to 8 के लिए जा रहे हैं, 9 से 10 कहीं पर भी आपका साइंस है, अगर आपका विषय है तो आपको पढ़ना है। 1 से 5 वालों को भी साइंस पढ़नी है, क्योंकि 24 नंबर तो साइंस से ही पूछा जाता है। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया क्योंकि बार बार कमेंट आता है। तो द सब्सटेंस दैट डज नॉट बर्न विथ फ्लेम, पदार्थ जो ज्वाला के साथ नहीं जलता है, फ्लेम के साथ नहीं जलता है। तो देखते हैं, एलपीजी, सूखी घास, कपूर, लकड़ी का कोयला। आप मुझे बताओ, एलपीजी में ऑब्वियस सी बात है फ्लेम निकलता है, सूखी घास को जलाओ ना, अभी उसमें से भी ज्वाला निकलेगी। कपूर से तो ऑब्वियस सी बात है निकलती है। लकड़ी का कोयला में से ना आपको फ्लेम नहीं दिखेगा। ठीक है, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, और ये आपने एक्सपेरिमेंट बचपन में किया ही होगा। जलती मोमबत्ती, देखिए ये जलती मोमबत्ती है, यहां पर ऐसे मैंने बना दिया, इस पर गिलास उलटकर ऐसे रख दो। ऐसे रखने पर वह कुछ समय बाद बुझ जाती है, मतलब कुछ समय के बाद से वो जलती ही नहीं है। आखिर में ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीजन की कमी की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प या मोम? ये तो बहुत ही आसान है, ऑब्वियस ही बात है ना। आप मोमबत्ती जल रही है, आपने उसके ऊपर कुछ ढक दिया तो ऑक्सीजन जो है वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं, इस वजह से वो बुझ जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो वही सेम चीज इंग्लिश में भी लिखा है कि ऑन प्लेसिंग एन इन्वर्टेड टम्बलर ओवर अ बर्निंग कैंडल द फ्लेम एक्सटिंग्विश आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद से वो एक्सटिंग्विश हो जाता है, मतलब बुझ जाता है। इसका दिस इज बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, मतलब इन चारों में से किसकी कमी की वजह से होता है, क्या अनुपस्थित होता है, तो वो है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 7। आपने देखा होगा कई बार हम लोगों मूवी वगैरह में, रियल में भी आपने देखा होगा कि जैसे ही किसी भी व्यक्ति के कपड़ों में आग लगती है, कहीं पर भी आग लगता है, किसी को कोई है फंस गया है आग जहां पे जल रही है, तो लोग कंबल वगैरह लेकर जाते हैं, उसको ढक के लेकर आते हैं। ऐसा क्यों? क्या कंबल जो है उससे लपेट देंगे तो बुझ जाएगा आग? इसका क्या रीजन है? यही प्रश्न पूछा हुआ है कि इफ अ पर्सन्स क्लॉथ कैचेस फायर द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर इज टू, यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे बुझाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कपड़ों पर पानी डाल दो, अग्निशामक का उपयोग करो,
व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक दो या फिर व्यक्ति को पॉलीथीन की चादर से ढक दो। यहाँ पर आपसे पूछा है कि किसी के कपड़े में आग लग रही है तो उसको एक्सटिंग्विश करने का बेस्ट तरीका क्या है, और वो है आपका व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक दें। ठीक है, 7 का सी। अब ऐसा क्यों भाई कि क्यों हम ऊनी कंबल से ही ढक दें, तो इसका भी मैंने यहाँ पर रीजन लिखा हुआ है और ये एनसीईआरटी का ही है। द ऑक्सीजन सप्लाई कैन बी कट ऑफ यूजिंग अ वुलन ब्लैंकेट एंड दस विल ग्रेटली हेल्प इन एक्सटिंग्विश द फायर। ऊनी कंबल का उपयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोका जा सकता है और इस प्रकार आग बुझाने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया रीजन भी। और आज से कोई भी पूछे कि क्यों ऊनी कंबल से ढकते हैं तो बता देना कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन को हम कट ऑफ कर सकते हैं ना वुलन ब्लैंकेट के थ्रू, और उससे आग बुझाने में हमको मदद मिलेगी। अगला प्रश्न देखिए 8। निम्न में से किस पदार्थ का उच्चतम ज्वलन ताप अपेक्षित है? द सब्सटेंस एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। इन चारों में से बताना है कि किसका उच्चतम ज्वलन ताप अपेक्षित है। सबसे पहले तो ज्वलन ताप सुन लो क्या होता है, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। देखो ऐसे एग्जाम में ना इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछा था कि ज्वलन ताप क्या होता है, न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलेगा या मैक्सिमम। तो बहुत सारे लोग ज्वलन सोचते हैं कि बड़ा तेज जलेगा तो मैक्सिमम ही होगा, इसलिए प्रश्न पूछा हुआ है। तो याद रखना कि न्यूनतम ताप पर जब भी कोई पदार्थ जलेगा ना उसको कहते हैं ज्वलन ताप। ठीक है, बट यहां पर आपसे पूछ रहा है कि उच्चतम ज्वलन ताप अपेक्षित है। 4 ऑप्शन है, मिट्टी का तेल, कोयला और पेट्रोल और अल्कोहल। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो उच्चतम सबसे ज्यादा किसका होगा, हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात हो रही है ना कि फ्लेम उष्मा की बात नहीं हो रही है, तो वो हो जाएगा कोयला। ठीक है, और ज्वलन ताप याद रखिएगा न्यूनतम ताप पर ही होगा, ये मैक्सिमम नहीं, न्यूनतम पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे बोलते हैं ज्वलन ताप। ठीक है, चलिए और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं, मैंने सोचा कि उसको भी इस क्वेश्चंस के थ्रू बताना चाहिए। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेती हैं उन्हें कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ। याद रखिएगा ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, जिसका ज्वलन ताप बहुत कम होगा और जो कि ज्वाला के साथ ईजिली ही आग पकड़ लेगा उसे बोलेंगे ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थों के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि पेट्रोल है, अल्कोहल हो गया, आपका एलपीजी। ठीक है, भले से इसका ज्वलन ताप कम होगा बट ये बहुत ईजिली आग पकड़ लेता है। तो ये सारे ऑप्शंस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको ये बाइलिंगुअल कैसा लग रहा है, क्योंकि आप सभी की ही डिमांड पे ये पूरी पीडीएफ मैं खुद अकेले ही क्रिएट करती हूँ एनसीईआरटी के थ्रू। तो क्वेश्चन आंसर एंड एनसीईआरटी, तो प्लीज़ बताना आपको कैसा लगा है ये। इसी तरीके से हम लोग हर दिन करेंगे, तो वो भी कॉमेंट करके बताएं। अब देखिए ये हमारा 9 वाला ऑप्शन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनफ्लेमेबल सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग दे हैव। इस चारों में से आपको बताना है कि निम्न में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन आपको बताना है ज्वलनशील पदार्थों के बारे में। तो चलो देखते हैं। पहला लिखा है कि इनका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं। गलत। अभी तो मैंने आपको बताया, ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा, ज्वलनशील पदार्थ ये देखिए बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेता है बहुत ही आसानी से, उसी को तो कहते हैं ना ज्वलनशील पदार्थ। तो उल्टा लिख दिया यहाँ पे, तो एकदम से आसानी से आग नहीं पकड़ता, ये गलत हो जाएगा। इनका ज्वलन ताप उच्च होता है, ये तो हम पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि ज्वलनशील का ताप निम्न होता है। मैंने अभी आपको बताया इनका ज्वलन ताप निम्न है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। जी हाँ, यस, ये एकदम सही है। ज्वलन ताप उच्च बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 10 पे चलते हैं। निम्न में से गलत कथन का चयन करना है। सामान्यतः जंगल की आग का कारण क्या होता है? फॉरेस्ट फायर्स आर यूजुअली डू। आपने देखा होगा गर्मियों के समय में आपने कई बार सुना होगा कि जंगल में आग लग जाती है। इसका रीजन क्या है? क्या मनुष्य की लापरवाही है, सूर्य की गर्मी है, या फिर लाइटनिंग स्ट्राइक है, या फिर वृक्षों की कटाई है? बताइए। कटिंग ऑफ ट्रीज, इसका रीजन है वृक्षों की कटाई। ठीक है, कटिंग ऑफ ट्रीज, इसी वजह से जंगल की, ये सामान्यतः जंगल की आग का कारण हो चुका है, वृक्षों की कटाई। लोग इतनी सब कुछ आपने देखा होगा भी, छत्तीसगढ़ में भी जिस सारी चीजें हो रही थी तो वहां के स्थानीय लोग ही इसका विरोध कर रहे थे। वैसे भी वृक्ष लगाना चाहिए, यहाँ पे तो कटाई ही हो रही है। सो ऑप्शन नंबर सी।
अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, ये एनसीईआरटी का है और ये इसलिए क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं गर्मी के मौसम में ये जंगल है जिसमें आग लग चुकी है और लोग इसको बुझा रहे हैं। अब ये क्या है, देखो गर्मी के मौसम में ना बहुत अधिक जब गर्मी पड़ती है ना तो कुछ स्थानों पर सूखी आग जो है ना अपने आप ही आग पकड़ लेगी। जो भी नीचे सूखी घास रहती है वो आग पकड़ लेती हैं। घास से जो आग है ना वो पेड़ों में फैलने लगती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। तो ये प्रश्न पूछेगा ना आपसे कि गर्मी के मौसम में जो जंगल है उसमें आग कैसे पकड़ लेता है, खुद से या किसी इंसान की वजह से। तो याद रखना सूखी घास जो है जब वो आग पकड़ती है तो अपने आप पेड़ों में भी आग लग जाता है, फिर पूरा जंगल ही जलने लगता है। गर्मियों के मौसम में ये ज़्यादा होता है टेम्परेचर हाई होने की वजह से। ठीक है, ये हो गया। बाकी आपको पता है कि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि फॉस्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में ही जल उठते हैं। याद रखना क्वेश्चन पूछे कि वो कौन सा पदार्थ है जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठेगा, तो वो है फॉस्फोरस। ठीक है, इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है उसे बोलते हैं स्वतः दहन। तो स्वतः दहन भी याद रखना, जिसमें बिना किसी रीजन के ही अचानक से लपटे आएंगे और वो जल उठेगा, तो उसे बोलते हैं स्वतः दहन। तो ये दोनों याद रखना है, फॉस्फोरस कमरे के ताप पर बस वायु में ही वो जल उठेगा और ये स्वतः दहन। देन इसके बाद से आपको ये भी याद रखना है, देखिए ये सब कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी अवकाश से बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगती है। ठीक है, ये भी प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन आपको पता ही है कई बार खतरनाक होते हैं, और जंगल में भी कई बार आग अपने आप लग जाती है, बट ये भी कई बार आकाश से बिजली गिरने से भी होता है। परंतु मोस्टली क्या होता है ना कि मनुष्य की लापरवाही से पेड़ काटते हैं, कुछ लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, कुछ बना रहे हैं, मैगी वैगी कुछ बना रहे हैं, बिना बुझाए चले जाते हैं, फिर जैसे ही हवा तेज बहती है वो आग धीरे धीरे पकड़ लेती है। ये भी होता है, मनुष्य की लापरवाही से भी लगता है। बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, कैंप फायर का आयोजन करते हैं और स्थान छोड़ने से पहले उसको बुझाते ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन है, ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। चलिए और भी पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्ण मतलब जिसे ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो बहुत सारे ईंधन के दहन से ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और जैसे जैसे इसकी मात्रा अधिक होगी वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि और प्लीज थोड़ा सा अपना क्वालिटी जो है वो बढ़ा लीजिएगा, 360 पे देखेंगे ना आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इसे हिमनद पिघलने लगता है जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाए। वही है ना, ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, फिर उसके बाद से जो हिमनद है वो पिघलने लगेगा और फिर क्या होता है समुद्र में जल स्तर भी बढ़ने लगता है, फिर जो आसपास के क्षेत्र है वहां पे बाढ़ आ जाती है। तो हर चीज का रीजन है, आप समझ सकते हो ना, एक चीज स्टार्ट होती है उसे कितने सारे उसके दुष्प्रभाव हैं आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए, किसी ईंधन के उसमें मान को प्रदर्शित करने वाली इकाई है। द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड, अभी तो मैंने आपको बताया था डिटेल में, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ये तो आपको याद ही रखना है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है ना, उसमें मान को प्रदर्शित करने वाली इकाई है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने जानबूझ के यहाँ पर फिर से लिख दिया है ताकि आपको बार बार याद रहे कि ईंधन के उसमें मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा उसको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 12। इन विलेज पीपल यूज वुड एज फ्यूल बिकॉज, आपने देखा होगा कि आज भी गांव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो लोग ये सिलेंडर वगैरह जो है एलपीजी वगैरह यूज नहीं करते हैं, उन्हें महंगा पड़ता है, और दूसरी चीज की ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है, सस्ता भी है, इसी वजह से इसे एक आदर्श ईंधन मानते बिल्कुल भी नहीं। यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ता है, यस, और ये पर्यावरण हितैषी है, हितैषी नहीं है, ये दुश्मन है पर्यावरण का, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट कैचेस फायर, यह आसानी से आग पकड़ लेता है, इसलिए यूज करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ता है, यही रीजन है। ठीक है ना, चलिए
तो ये अब आ गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। देखिए, ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं, आपको पता ही है। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी, कोयले, पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ देते हैं, और ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा कि गाँव वगैरह में जो भी महिलाएं हैं जो खाना बनाती हैं लकड़ी वगैरह पे, तो उनको बाद में ना दमा जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये बहुत ही हानिकारक होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है, साथ में इंसान को भी इससे नुकसान पहुंचता है इन सभी से। ठीक है, अब यहाँ पर आप जानते ही हो कि ये बहुत सालों से ही लकड़ी का उपयोग हम लोग घरेलू या फिर औद्योगिक ईंधन के रूप में करते हैं, परंतु अब इसका स्थान ना कोयला और एलपीजी ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ता है। देखा, जो क्वेश्चन पूछा था उसका यही एनसीईआरटी है। जो यहाँ पे प्रश्न पूछा है उसका डायरेक्ट एनसीईआरटी में आपको मिला यहाँ पर कि ये आसानी से उपलब्ध है और सस्ता है। इसलिए बिना एनसीईआरटी के आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो सकता है, ये तो एकदम सच है। तो देश में बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो इजीली मिल जाता है प्लस सस्ता है, परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है, और श्वसन कष्ट, दमा जैसी चीजें उत्पन्न होती हैं। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी जो है वस्तु उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। आपको भी पता है कि लोग लकड़ी, पेड़ वगैरह काटेंगे तभी तो वो लकड़ी का यूज करेंगे ना ईंधन के रूप में, और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, उनको ये लगता ही नहीं कि इससे हमें और भी चीजें मिल सकती है, बस अपने फायदे के लिए लोग पेड़ों को काटते रहते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। जितना आप वृक्ष काटोगे वनोन्मूलन का कारण बनेगा, बाढ़ वगैरह आएंगे, और ये हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बहुत इससे नुकसान मिलता है। तो ये सारा यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो, इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। ठीक है, जितना ज्यादा आप इसको जलाओगे ना, सीओ बहुत ही खतरनाक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। ठंडियों वगैरह में आपने देखा होगा, न्यूज वगैरह में बहुत सुनने में आता है कि लोग घर में कोयला जलाकर जो है आग वगैरह तापते हैं, पता चलता है कि उसमें किसी की डेथ हो गई, क्योंकि बंद कमरे में तो ये और भी अत्यंत विषैली गैस उत्पन्न करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत ही विषैली गैस होती है, जो कि इन्हीं ईंधनों का अपूर्ण दोहन से ये गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में से किसे सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द क्लीनेस्ट फ्यूल? उपला बिल्कुल भी नहीं, केरोसिन भी नहीं, ना ही पेट्रोल। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को हम लोग क्लीनेस्ट फ्यूल मानते हैं, स्वच्छ ईंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, अ गुड फ्यूल इज वन विच। मतलब गलत कथन का चयन करना है, ईंधन वह है जो, तो इसमें से गलत वाला स्टेटमेंट चूज करना है। आसानी से उपलब्ध हो, ये तो सही है। अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये भी सही है। जलने के उसके बाद से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ छोड़े, लीव्स बिहाइंड मेनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस। तो क्या वो अच्छा होगा? मतलब जो कि हमारे लिए, पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदेह होते हैं, वैसा सब्सटेंस छोड़े, ये बात लिख रहे हैं। यहाँ पर अगर ये लिखा होता ना अवांछनीय पदार्थ ना छोड़े, तब ये स्टेटमेंट सही होता। बट यहाँ पर लिखा है कि जैसे ही ये जलेगा उसके बाद से ये अनडिजायरेबल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करेगा, तो ये तो एकदम ही गलत है। वायु में आसानी से सामान्य दर से जले, बर्न इजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, ये भी सही है। तो आपसे गलत पूछा था, तो गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 14 का हो जाएगा सी। अब यहां पर ही मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूं ताकि आपको याद रहे। देखिए, याद करें कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। अभी हमने पढ़ा भी, ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अब अच्छा ईंधन क्या है, जो कि इस प्रश्न में पूछा है, अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो, मतलब आसानी से मिल जाए, सस्ता हो, और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जल जाए। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, आपने देखा पूरे पॉइंट्स यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और यह जलने के उपरांत कोई भी अनडिजायरेबल मतलब अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है, उसे हम बोलते हैं गुड फ्यूल। ठीक है, संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। देखो, अच्छा ईंधन, आदर्श ईंधन में अंतर है। अच्छा तो ठीक है, बट आदर्श ईंधन तो वैसे कुछ है नहीं, और हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरी करता हो।
ठीक है, तो इस प्रश्न में आपने देख लिया कि सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आखिर में गुड फ्यूल की डेफिनेशन क्या है, और मुझे नहीं लगता है कि आप भूलेंगे। अब गलत कथन वही हो गया ना, अगर आप उसको जलाओ तो अनडिजायरेबल सब्सटेंस नहीं आने चाहिए, बट यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है इसलिए गलत पूछा है, तो इसलिए हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। श्यामा चूल्हे पर आलू की सब्जी बना रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि तांबे का बर्तन बाहर से काला पड़ रहा था। इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। देखिए, इसमें हिंदी इंग्लिश तो लिखा हुआ, आप आराम से समझ सकते हो कि आपने देखा होगा कई बार जो है तांबे वगैरह के बर्तन हम जब बनाते हैं तो उस पर ना साइड्स में पूरा काला हो जाता है धुएं की वजह से भी, और ये ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि ईंधन का जो है ना इम्प्रॉपर जो है कंबस्टन हो रहा है फ्यूल का, इसी वजह से। इसलिए उचित दहन अगर होता तो काला पड़ता ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। आलू की सब्जी का सही तरीके से नहीं पकना, भाई सब्जी पकने से काले का क्या संबंध है, ये तो एकदम ही गलत है। कॉपर के बर्तन का जलना, एक बात बताओ, हम बना रहे हैं तांबे पे तो कॉपर कहाँ से आ गया, ये भी गलत है। ईंधन का अनुपयुक्त दहन, इम्प्रॉपर कंबस्टन ऑफ द फ्यूल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और जो लोग जुड़ रहे हैं प्लीज़ इस एक मेहनत के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये एक बार पढ़ लेते हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ना बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा कि एनसीईआरटी का ये पेज इससे तो जरूर पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले एक एक लाइन में पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट लिखा है कि जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाह्य कहलाते हैं। अभी हमने पढ़ा दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। ठीक है, जैसे कैंडल के ऊपर आपने ग्लास रखा वो बुझ जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो दहन के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। दहन के प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, जैसे ही जलेगा तो उसमें से ऊष्मा और प्रकाश दोनों आएगा। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। याद रखिएगा, न्यूनतम होगा, उच्चतम नहीं। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। ठीक है, आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः जल का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, बट किसी इंसान के कपड़ों में आग लगी है तो आपको क्या करना है? कंबल वगैरह से उसको बचाना है। देन आप यहां पर देख सकते हो, विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछेगा जो विद्युत उपकरण है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है ना, घर में बिजली वगैरह में जब आग लगती है तो हमें आपको जल का उपयोग नहीं करना है। दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं, तीव्र दहन, स्वतः दहन, अभी हमने पढ़ा स्वतः दहन, विस्फोट आदि। ज्वाला के भी 3 क्षेत्र होते हैं, अदीप्ति क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। ठीक है, आदर्श ईंधन मैंने आपको बता ही दिया है, सस्ता होता है, आसानी से मिल जाता है, आसानी से जल भी जाता है। ठीक है, इसका ऊष्मीय मान भी उच्च होता है, यह ऐसी गैसों का अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ईंधनों की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि ईंधन दक्षता को ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। दोबारा से, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था ना, ऊष्मीय मान की इकाई किलो जूल प्रति किलोग्राम, याद रखिएगा। वायु में बिना जले कार्बन कण जो है खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, लकड़ी, कोयला ये सब जलाने से दमा वगैरह की बीमारी भी हो जाती है। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग का रीजन यही तो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी मात्रा बढ़ेगी, जिसका रीजन क्या हो जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं जो फसलों, भवन और मृदा के लिए हानिकारक होते हैं। ये मैंने आपको इसलिए पहले पढ़ा दिया क्योंकि इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो याद रखिएगा, कोयला, डीजल, पेट्रोल के दहन से उत्पन्न जो सल्फर है और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, ये जो है एसिड रेन उत्पन्न करते हैं जो कि फसल, भवन और मृदा के लिए हानिकारक होता है। ताजमहल का रंग भी इसलिए पीला हो रहा है बारिश, एसिड रेन की वजह से। ठीक है, ताजमहल का रंग भी पीला हो रहा है एसिड रेन की वजह से। सल्फर, SO2, ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, मैंने सोचा बता दूं। तो फिलहाल के लिए हम लोगों ने यहाँ तक किया है, और इसके आगे भी प्रश्न हैं तो वो हम कल वाली क्लास में करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी, कल और भी अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चंस हैं, उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।